हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं। दैट इज़ ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7। तो इस लेक्चर में हम सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेक्चर को आपने ध्यान से देखना है और इस लेक्चर के बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी चैप्टर की सभी एग्जाम्पल्स उसमें कवर की जाएंगी। ठीक है, तो ये आप ऐसा मान लो कि ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है फॉर दिस चैप्टर 3। ओके, देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। एनी एंड बीजू, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है, राइट। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं पता आपको, ठीक है। तो अभी उससे क्या कंडीशंस बनेंगी वो भी हम लिखेंगे। आगे क्या लिखा है, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी के जो पिताजी हैं वो एनी से ट्वाइस हैं, यानी धर्म की जो एज है वो ट्वाइस है एनी से। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर कैथी। बीजू अपनी सिस्टर से ट्वाइस है, तो जो कैथी है वो बीजू से हाफ हो गई। क्लियर। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्मा, धर्म और कैथी की एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। स्टेटमेंट पढ़ने से हमें एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है, जो धर्म और कैथी की एज का जो डिफरेंस आ रहा है उसमें धर्म की एज को पहले लिखना जब आप इक्वेशन बनाओगे। रीज़न, धर्म यहाँ पे बड़ा है। स्टेटमेंट पढ़ के इस चीज़ को समझ सकते हैं आप, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू, तो यहाँ पर मैंने पहले ही एज लेट कर ली है, प्रेजेंट एज ऑफ एनी। वैसे प्रेजेंट वर्ड यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि प्रेजेंट एज से 10 साल बाद ऐसा कुछ हो रहा है, जब 5 साल पहले ऐसा कुछ हो रहा है। आमतौर पर जैसे क्वेश्चंस में होता है, तो अगर आप प्रेजेंट वर्ड नहीं भी लिखें इस क्वेश्चन में तो चलेगा, मैंने लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट द एज ऑफ एनी बी एक्स ईयर एंड द एज ऑफ बीजू बी वाई ईयर्स। तो ये दोनों की एज लेट कर ली। अब हम कंडीशंस पे आ जाएंगे। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है एनी और बीजू की एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है। लेकिन एनी और बीजू को कौन बड़ा है ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन धर्म और कैथी का क्लियर है कि धर्म बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इनका कुछ नहीं पता कौन बड़ा है, तो इसलिए आपको एक बार लिखना पड़ेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो इस वक्त हमने ये माना कि एनी 3 साल बड़ी है बीजू से, ठीक है। दूसरा केस आपका बनेगा जब आप ये बोल रहे हो कि बीजू बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के 2 केस बन गए हैं, दोनों केस को अलग अलग लेना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम धर्म और कैथी की एज निकालेंगे, क्योंकि उनका डिफरेंस दे रखा है कुछ, तो धर्म और कैथी की एज हमें चाहिए। तो हेयर यू कैन राइट धर्म्स एज वो कितनी होगी सर 2x। वाई 2x, एनी से वो ट्वाइस है ना, तो एनी की एज x है, तो धर्म एनी से ट्वाइस है, तो उसकी एज होगी 2x ईयर्स। इसी तरह से कैथी की एज को फाइंड करना पड़ेगा। कैन यू टेल मी कैथीज एज। बीजू कैथी से ट्वाइस है, तो कैथी बीजू से हाफ है, तो इट इज 1/2 वाई ईयर्स। ओके डियर, तो धर्म और कैथी की एज को फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमने कर लिया। अब धर्म और कैथी की एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है, तो यहाँ पर धर्म की एज को पहले लिखना है। तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में हमें बताया गया है धर्म की एज और कैथी की एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। तो धर्म की एज को पहले लिखना है, कैथी की एज को बाद में लिखना है, दोनों को माइनस करेंगे तो 30 बैठेगा। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लिया आपने 2 इसके साथ, तो 4x अपॉन दिस इक्वल टू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, देखो इक्वेशंस बन गई हैं, आगे कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व किस किस को करना है, पहले आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को, ठीक है। क्योंकि ऊपर 2 केस बन गए ना, तो पहला वाला केस ले लेना है और इस इक्वेशन के साथ उसको सॉल्व कर देना है। फिर जब ये हो जाएगा, फिर एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो तो रिक्वायर्ड आंसर होगा, एक्स और वाई की कुछ और भी वैल्यू आ सकती है जब केस 2 लोगे। तो एक आपको सॉल्व करना है सेकेंड एंड थर्ड को, ठीक है, 2 बार सॉल्व करना। थर्ड इक्वेशन को एक बार फर्स्ट के साथ भी लेना है और थर्ड को आपने सेकेंड के साथ भी लेना है। थोड़ा लेंथी है बट सॉल्व करने में ईजी काफ़ी। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगाओ वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वेशंस बना दी हैं, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो कह रहा है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल बी बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू आर, ठीक है। 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। पहला कह रहा है मुझे 100 रुपीज़ दो, मैं आपसे डबल रिच हो जाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं और आप हैं, मैंने आपको बोला मुझे 100 रुपीज़ दो,
तो आपने मुझे 100 रुपीज़ दिए, आपके पास 100 कम हो गए, मेरे पास 100 बढ़ गए। उसके बाद हुआ क्या, मैं आपसे रिच हो गया, कितना, ट्वाइस। तो पहली कंडीशन तो ये बनेगी हमारी। उसके बाद द अदर सेज, अब आप मेरे को बोल रहे हो इफ़ यू गिव मी 10, आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे 10 रुपये दो, यानी मैं आपको 10 रुपये दूंगा। जब मैंने आपको 10 रुपये दिए तो मेरे पास 10 रुपये कम हो गए, आपके पास 10 रुपये बढ़ गए। ऐसा होने के बाद क्या हुआ, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, आप मेरे से 6 टाइम्स रिच हो गए। तो इन्हीं कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेट कर लिए, लेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, बोले तो मनी, लेट द अमाउंट ऑफ मनी विद फर्स्ट पर्सन, ठीक है, विद फर्स्ट पर्सन एक्स रुपीज़, कि पहले दोस्त के पास कितने पैसे हैं, एक्स रुपीज़, दूसरे के पास है वाई, ये तो लेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, यानी हम दोनों के पास एक्स और वाई रुपीज़ है, मेरे पास एक्स मान लो, आपके पास वाई मान लो, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था बताओ, मैंने बोला मुझे 100 रुपीज़ दो, देखो वन सेज गिव मी 100, तो देखो आ गया एक्स प्लस 100, तो फर्स्ट फ्रेंड के पास कितने पैसे हो गए, 100, और दूसरे के पास कितने हो गए, y माइनस 100, क्योंकि उसने 100 दिए भी तो ना, 100 उससे कम हो जाएंगे। और क्या रिलेशन डेवलप हुआ था तब, क्या कंडीशन बनी थी, जो पहला वाला दोस्त है वो दूसरे से ट्वाइस रिच हो गया, डबल हो गया रिच, तो ये फर्स्ट कंडीशन बन गई। और यहाँ से दूसरी कंडीशन देखो क्या लिखी है हमने, दूसरी बार क्या हुआ था, 10 रुपये, सेकंड फ्रेंड ने 10 रुपये लिए, सेकंड फ्रेंड के पास कितने पैसे थे, वाई, उसने लिए 10 रुपये पहले वाले से, तो उसके पास कितने हो गए, वाई प्लस 10, तो पहले वाले ने दिए तो उसके बाद 10 रुपये कम हो गए, तो इसलिए एक्स माइनस 10। और रिलेशन क्या डेवलप हुआ था कि जो सेकंड वाला फ्रेंड है वो 6 टाइम रिच हो गया था पहले वाले से। तो बस ऐसे लिख देने। अब इनको सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस बना लो, बड़ा सिंपल है। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, ठीक है, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 100 उधर जाएगा तो 300 बैठ जाएगा टोटल माइनस का, दिस योर फर्स्ट, और यहाँ से भी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, यहाँ रखो 0, यहाँ पे 10 रखो, 6x माइनस 60, वहाँ पे y चला गया, देन 6x माइनस y, 60 को उधर ले जाओ, इक्वल टू 70, दैट्स ऑल। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर लेना है, एलिमिनेशन से करो, क्रॉस से करो, सब्स्टिट्यूशन जिससे मर्जी करो, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ठीक है, देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यही कंडीशंस आपको अप्लाई करनी होती हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, ये आ गया ट्रेन वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, मैं पहले ही बता देता हूँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, इसमें डिस्टेंस को लेट मत करना, इसमें टाइम लेट करना है और स्पीड लेट करनी है, ये याद रख लो, या कैसे भी करके हो तो वैसे भी जाएगा, अगर डिस्टेंस को लेट करोगे तब भी हो जाता है, ये डिस्टेंस को लेट करो ये तब भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, डिस्टेंस को लेट नहीं करना है, डिस्टेंस हमारा रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे, देखो पहले इसको रीड कर ले, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन चल रही है अपनी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड जो भी है, कह रहा है इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, उसकी स्पीड बढ़ा दी, कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया ट्रेन को, तो हुआ क्या, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, इट इज़ ऑब्वियस, स्पीड बढ़ाओगे तो कम समय लेगी, कितना कम समय लिया उसने, 2 घंटे वो पहले पहुंच गई अपने टाइम से। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, दूसरी बार क्या किया, उसकी स्पीड कम कर दी, कितनी कम कर दी, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उसकी स्पीड कम कर दी, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, ऑब्वियस स्पीड कम करोगे तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 3 घंटे उसको और ज़्यादा लग गए, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो आपको डिस्टेंस जो फाइंड करना उसको लेट मत करना कि बोलो लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर, ऐसा मत करना, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो आपने इसी तरह से लेट करना है, जैसे मैंने बताया, एक यूनिफॉर्म स्पीड आपको लेट करनी, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज y, ये जो टाइम है y आवर्स, ये एक्चुअल टाइम है, शेड्यूल टाइम है, ठीक है, एक्चुअल यूनिफॉर्म स्पीड वाला टाइम है, कि यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो चलती है तो इतना टाइम लेती है, ओके। अब देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपने आप निकल गया, बना ना उसका रिलेशन क्या, x इंटू वाई, सर वो कैसे, अरे स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो इसलिए x और y आ गया स्पीड इंटू टाइम, तो ये रिलेशन खुद ही खुद बन जाएगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस को लेट मत करना, ओके डियर। तो ये तो 3 स्टेटमेंट आपको ऐसे ही लिखनी है। उसके बाद आप कंडीशन देखें, बिल्कुल सिंपल कंडीशंस है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही लिखना आपने। देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस क्या गिवन कंडीशंस हैं, देखो पहले क्या किया उसने,
ट्रेन की स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो पहले स्पीड कितनी थी x, तो अब स्पीड कितनी होगी सर x+10। ठीक है, पहले स्पीड x थी, उसको बढ़ा दिया 10, तो होगी स्पीड x+10। अब हुआ क्या था इससे, हुआ क्या था 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, जो उसका एक्चुअल टाइम था जो हमने यहाँ लेट किया हुआ y, अब इससे कम टाइम लगा, कितना 2 घंटे, स्पीड बढ़ाई तो समय कम लगा, तो y में से 2 कम कर दो, क्योंकि y आवर्स पहले लग रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अब क्योंकि स्पीड बढ़ा दी है तो समय कम लगा है, 2 घंटे कम लगे हैं, तो y में से आप 2 माइनस कर दो। ये हो क्या रहा है, देखो ये स्पीड है x+10, x+10 इज न्यू स्पीड एंड y -2 इज न्यू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस थोड़े चेंज होगा, जितना ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, तो इसलिए इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं एक्स वाई के को ले सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा एक्स वाई ही रहेगा। ओके डियर, इस तरह से आपको लिखना हो, ये डायरेक्टली लिखना, ज़्यादा कहानी मत इधर लिखना, फिलॉसफी मत लिखना, लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में स्पीड को कम कर दिया गया 10, देखो ये आगे न्यू स्पीड, फिर टाइम 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे, तो y+3, एक्चुअल टाइम उसको y आवर्स लगते थे, लेकिन स्पीड कम करने की वजह से 3 आवर्स उसको और लग रहे हैं, तो y+3 हो गया। दिस इज न्यू स्पीड, दिस इज न्यू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम हो रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो इसको एक्स वाई के इक्वल बिठाना आपको, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो तो एक्स वाई है। ओके डियर, इक्वेशंस बन गई हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, दो आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी सिंपल फॉर्म में, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जस्ट ये फैक्टर्स ओपन कर दो आप, कैसे सर, XY -2x + 10y - 20 इज इक्वल टू XY, सर XY कैंसिल हो गया, -2x + 10y, सर 20 उधर चला गया, इसमें 2 कॉमन ले लो, तो इट इज़ -x + 5y इज इक्वल टू 20, सर 2 और 20 सर आपस में कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 10, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इन फैक्टर्स को करो मल्टीप्लाई, XY + 3x - 10y - 30 इज इक्वल टू XY सर कैंसिल हो गया, 3x - 10y इज इक्वल टू 30, दैट्स ऑल, दिस इज नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, वो आपको आता है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन की, बड़ा छोटा सा, ठीक है, लेंथी नहीं करना क्वेश्चन को, जितना मैं ये लिखवाता हूँ ना इतना ही लिखा करो बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ लेते हैं पहले इसको। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, यार आपकी ही क्लास है, मानो आपकी ही क्लास है, तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, रोज़ में खड़ा करना है। 3 रोज़ बन जाएंगी या 5 रोज़ बन जाएंगी, कितनी भी रोज़ बन जाएंगी, लेकिन आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबको रोज़ में खड़ा करना हमको, ठीक है। कह रहा है इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, किसी रो में, यानी जितनी भी रोज़ बनी है हर एक रो में अगर हम 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दें, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगी। फिर दूसरी बार कह रहा है इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर 3 स्टूडेंट्स कम कर दें, देयर वुड बी 2 रोज मोर, स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करने से रो कम हो जाएगी, स्टूडेंट्स कम करने से रोज बढ़ जाएंगी। इट इज ऑब्वियस, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इसमें ऐसे नहीं करना, लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x, फिर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज वो लेट कर लो, और एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं वो लेट कर लो, तो टोटल स्टूडेंट्स का एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। देखो कैसे लिखा है, लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज बी x, कि जितनी भी रोज बनी आपके क्लास की, जितनी भी रोज बनी स्टूडेंट्स की, वो x रोज हैं, और एक रो में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो y, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो जितनी भी रोज बनाई और एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। मानो आपकी क्लास की 5 रोज बनी, लेट अस सपोज आपकी क्लास की 5 रोज बन गई, 5 रोज, और एक रो में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कितने हुए, 5 × 6 30 स्टूडेंट्स आ गए। तो इसी तरह से यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने x × y कर लिया। तो आपको ये लेट करना है, नंबर ऑफ रोज लेट करनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो लेट करना है, वो हमने y ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो टोटल स्टूडेंट्स आ गए। अब उसके बाद आप कंडीशंस देखो उसने क्या किया है, और जैसे मैंने लिखना है वैसे ही आपको लिखना है, बड़ा ही सिंपल, लेंथी नहीं करना बेटा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, वो डायरेक्टली लिखना होता है जो भी आपको बता रहे हैं।
क्या बता रहे हैं कंडीशंस? कंडीशन बता रहा है 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने बढ़ा दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले कितने थे? y, एक रो में y थे तो ये बढ़ाए ना, तो अब आपके पास स्टूडेंट्स कितने हो गए एक रो में? y+3, ठीक है। देयर वुड बी 1 रो लेस, जितनी भी रोज पहले थी अब एक रो कम हो गई, तो पहले रोज कितनी थी? x, अब एक रो कम हो गई तो आपने लिखना है x-1। तो y+3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन अ रो, x-1 नंबर ऑफ रोज हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो स्ट्रेंथ ही बनेगी क्लास की, वो थोड़े चेंज होगी जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस था, तो इट इज x इंटू वाई। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड देखो, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 बच्चे कम कर दो, 3 बच्चे कम कर दो, तो कितने बच्चे थे? y स्टूडेंट्स थे सर एक रो में, अब 3 कम कर दो तो आपको लिखना है y-3, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? देयर वुड बी 2 रोज मोर, बच्चे कम किए, रोज बढ़ गई, इट इज x+2, दैट्स ऑल। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो एंड नंबर ऑफ रोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू विल गेट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, दैट्स ऑल। बस यही लिखना, आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद इनको वही ब्रैकेट्स ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, एक पेयर बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके डियर, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। ये तो मैं कह रहा हूँ इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में कंडीशन आपको दिख रही है यार, किसी ट्राइंगल में ये रिलेशन दिया हुआ है, जो एंगल सी है वो 3 टाइम एंगल बी है, और ये दोनों जो है 2 टाइम एंगल a+b के इक्वल है, ठीक है। ये रिलेशन हमें तीनों मतलब इक्वल दे रखे हैं, कह रहा है बताओ ट्राइंगल के वो तीनों एंगल्स का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप एक काम करो, ट्राइंगल का क्वेश्चन है ना, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, वहीं से शुरुआत करो। तो यू कैन राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, by angle sum property of a triangle, what you can write? You can write sir angle A plus angle B plus angle C equal to 180। सबसे पहले तो ये लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, ये जो रिलेशंस दे रखे हैं ना, ये जो रिलेशंस दे रखे हैं, इन रिलेशंस को यहाँ यूज़ करो। कैसे? अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, ये जो हम ऐसा करते हैं A और B में क्वेश्चन लेके आते हैं, A और B में ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं, हम ऐसा करते हैं a+b है ना, ये पूरा a+b, ठीक है, पूरा a+b, इसका वैल्यू हम यहाँ से, चलो मैं यहाँ साइड में पहले लिख लेता हूँ, फिर ही समझ आएगा आपको। हेयर एंगल सी इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल a प्लस एंगल b, ठीक है। बीच में से मैंने फिलहाल b को हटा दिया, तो एंगल c जो है ट्वाइस ऑफ एंगल a+b है। ओके डियर, अब मैं आपको ये बोलूँ कि यार एंगल c/2 कितना होगा? सर आप बोलोगे a+b, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब ये जो a+b है ना, इसको डाल दो आप फर्स्ट में, तो आप ऐसा बोलो पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो a+b की पूरी वैल्यू मैंने निकाल दी है एंगल c/2 और एंगल c इक्वल टू 180। समझ आया? बहुत सिंपल है। a+b की वैल्यू यहाँ से निकाल ली c की टर्म्स में, तो उसको यहाँ डाला। अब देखो एंगल c आराम से निकल रहा है। इसका लिया आपने एलसीएम 2, ठीक है, इस तरह से, फिर करो ट्रांसफ़र दूसरी तरफ। सर 3 टाइम एंगल सी इक्वल टू 2 इंटू 180, तो एंगल सी कितना आ गया सर? 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 3, सर ये कैंसिल 60, तो एंगल सी बाई 120 डिग्री आ गया। एंगल सी आपने निकाल लिया। उसके बाद क्या करो, ये वाला पहला रिलेशन पकड़ो, ठीक है। पहला रिलेशन क्या है? एंगल सी सर थ्राइस है एंगल बी, तो जब आपने एंगल सी 120 निकाल दिया तो एंगल बी भी तो यहाँ से निकलेगा, तो 120 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू एंगल बी, करो कैंसिल, सर जी 40 डिग्री, एंगल बी भी आ गया। तो बड़ा ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही ज़्यादा सिंपल है। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखनी है, a+b की जगह c की टर्म में उसकी वैल्यू डाल देनी, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। एंगल c निकल जाएगा, फिर फर्स्ट 2 को लेके b निकालो। अब बचा तीसरा एंगल, वो अब आपका काम है। सर वो कैसे निकालें? भाई तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 2 एंगल मैंने निकाल के दे दिए, तो तीसरा निकाल लेना, काफ़ी सिंपल है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। देखो दीज आर द 2 लाइन्स, इनके ग्राफ बनाओ। लाइन्स इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कॉन्साइड कर रही है, वो आप देख लेना। वैसे यहाँ पे 5/3 और 1 ये यूनिक सोल्यूशन है, यानी ये इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, ठीक है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल
बाय द लाइंस बाय द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल यहाँ पे कुछ बनेगी, इसके आप वर्टिसेस को ढूंढने। तो ये हमने जब ग्राफ मेथड सीखा था उसमें मैंने आप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वाला लेक्चर आप देख ले तो आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसके हैं टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स। ठीक है, तो सारे ये मैं आपको करवाने वाला हूँ, सारे करवाने वाला हूँ बिल्कुल, इसमें काफ़ी इजी है। ठीक है, अब इसमें कोई भी मेथड लगाओ, अननोन क्वांटिटीज़ है ना, यहाँ पर P लिखा है, Q लिखा है, तो इनको देख के बिल्कुल घबराना नहीं, ये इनको ऐसे नंबर ही बोलो आप, 2 5 ऐसा टेंशन नहीं कोई। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। करना क्या है, करना क्या है, मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, दैट इज क्रॉस, जो मर्जी लगाओ। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हो तो ये क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है, तो हम इन सभी क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो पैटर्न है वो तो हमें पता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो पैटर्न का प्रूफ ही मैंने करवा रखा है, क्या होता है वो कैसे आता है। ये x आ गया, ये y आ गया, देखो इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में लिखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे -1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता था, तो इस पैटर्न को मैं एक ही बार लिखूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिखता जाऊँगा बाकी सभी पार्ट्स के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ B1 B2, यहाँ C1 C2, फिर इनको क्रॉस किया जाएगा, फिर यहाँ लिखना आपने C1 C2, यहाँ लिखना है A1 A2, फिर इनको क्रॉस किया जाएगा, फिर यहाँ लिखना है A1 A2, यहाँ लिखना है B1 B2, फिर इनको क्रॉस किया जाएगा। इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया था। अब आपको यहाँ डालनी है वैल्यू, B1 B2 क्या होते हैं, y के कोफिशिएंट, तो y के कोफिशिएंट क्या है सर, इट इज़ Q माइनस P। ठीक है, C1 C2 कॉन्स्टेंट टर्म है, ये पूरी कॉन्स्टेंट ही है, P माइनस Q और P प्लस Q। ठीक, आराम से लिखना है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में बच्चा पंगा करता है, उधर से गड़बड़ हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका C1 C2, ठीक है, उसके बाद A1 A2, सर ये आ गया आपका P और ये आ गया Q, फिर -1 में सर ये PQ और पहला वाला रिपीट करेंगे Q माइनस P। ओके डियर, अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आराम से कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, Q को आपने मल्टीप्लाई करना है P प्लस Q के साथ, तो कैसे बैठेगा सर, इट इज़ PQ प्लस Q स्केयर, वेरी सिंपल। देखो ना, ये Q है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया P और Q के साथ, और बीच में माइनस आता है ना फॉर्मूले का, ये लिख दिया मैंने माइनस। अब देखो जब आप इस माइनस P को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये वाला जो माइनस है इसको पहले ही प्लस कर दो, क्यों, माइनस फॉर्मूले का भी है ना, तो इसको आप प्लस बना दो, यहाँ पर बना दिए प्लस। अब इसको एज ए P समझो, माइनस P मत समझो, क्योंकि इसका माइनस इसके साथ हमने प्लस कर दिया। अब आप P को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा फील करना है, तो P इंटू P सर P स्क्वेयर, इट इज़ माइनस PQ। तो यहाँ अगर आप नोटिस करें PQ कैंसिल हो गया, देखो टर्म्स कितनी सिंपल बनती जा रही। फिर y अब यहाँ पर क्रॉस करना है, P माइनस Q और Q आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा PQ माइनस Q स्क्वेयर, माइनस फॉर्मूले का है, सारी टर्म प्लस की हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सारी टर्म माइनस की, इट इज़ P स्क्वेयर माइनस PQ। ठीक है, माइनस की वजह से ये दोनों टर्म माइनस की होगी, जो बीच में माइनस का होता है ना फॉर्मूले का, उस वजह से दोनों टर्म्स ये माइनस की हो गई। करो कैंसिल वैंसिल, सर इधर भी PQ कैंसिल हो रहा है। अब देखते हैं -1 के नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ठीक है, यहाँ कर दिया, तो इट इज़ माइनस P एंड P, सर ये तो माइनस P स्क्वेयर, माइनस फॉर्मूले का सर इट इज़ Q स्क्वेयर। अब क्या बताया मैंने आपको, इसके बाद क्या बता रखा है, x के डिवाइड में जो भी आया देखो सिंप्लीफाई करके, सर ये बन रहा है P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर। अब y के डिवाइड में क्या है, y के डिवाइड में सर P स्क्वेयर और Q स्क्वेयर है, बट दोनों माइनस के हैं, तो भाई माइनस ले लो इसका कॉमन, तो ऐसे लिख लो P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर। और यहाँ पर है -1 और डिवाइड में इसके भी माइनस ले लिया कॉमन, तो P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर। देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऐसा कई बार हो जाता है, देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं करना तो ऐसा कर लो यार, P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर जाएगा कहाँ, 1 के पास जाएगा ना, तो फिर ये P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर तो उससे कैंसिल होगा ही होगा। तो आप डायरेक्ट इनको हटा सकते हो, जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए तो इन तीनों को आप हटा सकते हो। x के नीचे यहाँ 1 बचेगा, y के नीचे -1 बचेगा, और यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 बचा। अब देखो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ x, सर इट इज़ 1, एंड व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ y, सर इट इज़ -1। दैट्स ऑल, काफ़ी सिंपल है। ओके, तो दिस वाज फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट के। सारे क्वेश्चन ऐसे करने हमें, जल्दी से पैटर्न हमने
वो ऊपर समझ लिया। अब हम जल्दी से इसमें वैल्यूज़ डालते जाएंगे। इसके भी कांस्टेंट राइट साइड में, तो यहाँ -1 लिखना। तो सर यहाँ पर आ जाएगा BA, ठीक है, ये हो गया B1, B2, फिर आ गया ये C1 और ये C2, इनको क्रॉस करेंगे, फिर आ गया ये रिपीट, फिर यहाँ पर आ गया A1 A2, फिर इसको रिपीट, पहला वाला रिपीट, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा भाई यहाँ पर? सर इट इज़ B प्लस BC माइनस AC। ठीक है बेटा, कैसे किया समझ आ रहा है ना? देखो, इस B को 1 और C से मल्टीप्लाई कर दिया और A को C से कर दिया, माइनस बीच में फॉर्मूले का रहता है। अब यहाँ पर B इंटू सी BC माइनस, अब यहाँ पर A और 1 और C मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी इस माइनस की वजह से। यहाँ पर आपको लिखना है -A माइनस AC, -1 यहाँ पर आ गया A² माइनस B²। कुछ भी यहाँ पे आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ना कुछ अरेंजमेंट हम अभी कर पा रहे हैं। तो ऐसा करें, x को आप डायरेक्ट लिख लो, x को डायरेक्ट लिख लो। क्या? देखो ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। x को ऐसे लिख लो, x को ऐसे लिख लो, -B प्लस BC माइनस AC होल डिवाइड बाय A² माइनस BC। ये कहाँ से आया? देखो ये ना x वाली टर्म, इसको लिया मैंने लास्ट टर्म के इक्वल, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो मैंने 1 को दे दिया। ऐसे ही निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे लिखना होता है। दूसरा आप देखो y, सेम चीज़ करनी है, y का जो डिनोमिनेटर है फिर दे दो 1 को, तो इट इज़ BC माइनस A माइनस AC, और होल डिवाइड में क्या चल रहा है? A² माइनस B²। अब इसमें देखो थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करके एडजस्ट कर सकते हैं, बट कितना ही फैक्टराइज करेंगे, तो यू कैन लीव इट हेयर। बट अगर देखें तो A प्लस B कुछ भी कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, यू कैन लीव इट हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करना है ना तो इसमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे BC और AC, BC और AC में C कॉमन, तो यहाँ B माइनस A बनेगा, तो नीचे भी B माइनस A बनाया जा सकता है। फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, वो भी हमें एलसीएम सेपरेट करना पड़ेगा, वो काफ़ी लेंथी है, आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पर मेन है यार ये वैल्यूज़ डाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये x/a और y/b है, तो इसका आप एलसीएम ले लें ab। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास bx और यहाँ बन जाएगा आपके पास ay इज इक्वल टू 0। ab को यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इट इज़ bx माइनस ay इक्वल टू 0। आता समझ? तो फर्स्ट इक्वेशन में ये लिखा है x/a, ये है y/b, तो मैंने ab एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो भी हम करते हैं वो हमने किया, ab को क्रॉस किया, उधर 0 था, ये कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे सिंपल बना लेना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनको लिख सकते हैं। पहले क्या आएगा, b1 b2 यानी y के कोफिशिएंट, तो उसका बना है -a और इसका है b। यहाँ क्या आएगा, c1 c2, तो यहाँ पर इसका है 0 और इसका है a² प्लस b²। y के नीचे ये रिपीट हो जाएगा और यहाँ पे कौन आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, a1 a2, तो वो कौन है, वो सर इसका b है और इसका a है। फिर यहाँ पे राइट साइड में है उसकी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर b a, ठीक है, और फर्स्ट वाला रिपीट हो जाएगा -a और b। कैन यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? कैन यू डू? यस सर वी कैन डू। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे किया सर, इट इज़ -a³ एंड -ab², और b को 0 से करेंगे वो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 0 को a से करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, तो इट इज़ a² b माइनस b³, और यहाँ पर आ गया आपका b² प्लस a²। ओके डियर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है और कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें गलती नहीं लगनी चाहिए। अब देखो x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू, x की वैल्यू में क्या करो, ये -1 को ये वाला फैक्टर दे दो, a³ माइनस a³ माइनस ab², होल डिवाइड में चल रहा है हमारा a² प्लस b²। इसी तरह से y को क्या दे दो, y का जो डिनोमिनेटर उधर ले जाओ, सर a² b माइनस b³ होल डिवाइड बाय a² प्लस b²। ये वैल्यू आ गई, बट इसमें देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर ऐसा करो, दोनों टर्म माइनस किए ना, ये दोनों टर्म माइनस किए, इसमें से -a कॉमन ले लो जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो -a कॉमन ले लो, बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a², क्योंकि हमने -a कॉमन लिया तो यहाँ बचा b²। ठीक है, आपने a कॉमन ले लिया, यहाँ पर a² बचा, यहाँ पे b² बचा, और माइनस भी कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हेयर a² प्लस b², तो भाई ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है,
अब इसमें भी क्या करो, इसमें भी क्या करो, इसमें है आपके पास ये दोनों टर्म माइनस की हैं भाई, ये माइनस है, ठीक है बेटा। तो इसमें भी आप b कॉमन ले लो, माइनस बी, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा सर, ए स्केयर, माइनस बी कॉमन है तो सर यहाँ पे बचा प्लस बी स्केयर, और डिवाइड में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो y हमारा b आ गया। वेरी सिंपल, x हमारा a है और y हमारा b है। अच्छा पार्ट है ये, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, वेरी सिंपल। अब देखो फोर्थ पार्ट में बच्चे बड़े प्रॉब्लम फेस करते हैं, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, बट घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से हम कैलकुलेशन करेंगे, अपने एक एक चीज़ को समझना है ध्यान से। x के नीचे क्या आएगा, b1 b2, ठीक है, तो यहाँ पर बैठेगा आपका a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेकंड इक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है इसने, सेकंड इक्वेशन को आपने ऐसे एडजस्ट कर लेना है। देखो यह ना x प्लस वाई, इन फैक्टर्स को ओपन कर लेना है। क्या करना है, x के साथ पहले a प्लस बी फैक्टर लिख लेना है, x के साथ आपने लिख लेना है a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद यही फैक्टर आपको y के साथ लिखना है। तो एक तरह से आप a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अंदर एक x के साथ दूसरा y के साथ, तो a प्लस बी एक बार आप लिख लेंगे y के साथ, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी टर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ा हमने। तो x में आ जाएगा b1 b2, तो a प्लस बी, और यहाँ पर आएगा a प्लस बी, सेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म पहले की है हमारे पास, ये थोड़ा सा लेंथी जरूर जाता है बट काफ़ी सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया c1 c2 है a स्केयर प्लस बी स्केयर, ओके डियर। अब हम y के नीचे इसको रिपीट करेंगे, a स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर, और यहाँ पर a स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हो गया आपका c1 c2, फिर क्या आता है a1 a2, तो a1 में आएगा हमारा a माइनस बी, और यहाँ पे आएगा a प्लस बी। इसकी कांस्टेंट टर्म भी राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आपको लिखना है -1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास a माइनस बी रिपीट करेंगे, और पहला वाला जो a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देख लें। तो ये सारा हमने पैटर्न बना दिया, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देखो ध्यान से हम करेंगे, ठीक है, ध्यान से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखो x के डिवाइड में क्या आएगा सर, a प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं a स्केयर प्लस बी स्केयर से, चलो कर दो। तो फैक्टर जैसे ओपन करते हैं, पहले मैं a को कर रहा हूँ, तो मेरा आएगा a क्यूब प्लस ए बी स्केयर, फिर b को कर रहा हूँ सर a स्केयर b और b क्यूब। अभी मैंने सिर्फ एक डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, ये वाला पार्ट, ठीक है, सिर्फ ये वाला किया। अब इसको कर रहा हूँ ना मैं, अब इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, कई बार ऐसा लगता है ये आइडेंटिटी कुछ बन रहा है, तो यहाँ कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं बन रही है। बन जाती आइडेंटिटी अगर ये वाला बी स्केयर होता प्लस का, तो यहाँ क्यू वाली आइडेंटिटी बन जाती हमारी, लेकिन यहाँ पर तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ माइनस का पंगा है, तो यार माइनस रखे ना, ऐसे ब्रैकेट रख लो, ये माइनस आपका वही फॉर्मूले का, तो यहाँ माइनस रख लो और इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। कैसे करूँगा, इस a को पहले तीनों से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इस b को तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल 6 टर्म्स आएंगी, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर y वाले को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें a क्यूब माइनस 2a स्केयर b, ठीक है, a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a क्यूब माइनस 2a स्केयर b, फिर a को किया, इट इज़ माइनस ए बी स्केयर। अब किसको कर रहा हूँ मैं, b को कर रहा हूँ, तो आएगा a स्केयर b को कर रहे हैं, a स्केयर b, फिर b को कर रहे हैं, फिर b को कर रहे हैं सर 2ab स्केयर, फिर b को कर रहे हैं सर माइनस बी क्यूब। अब देखो ये x के नीचे कितनी बड़ी टर्म बन गई, तो इसको देख के आपने नहीं परेशान होना कि सर ये क्या बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी हमारी, ठीक है। पहले तो लाइक टर्म है कुछ यहाँ पर नहीं, फिलहाल इसको ऐसे ही लिख दो, ए बी स्केयर प्लस ए, वाई वाले को अभी बाद में देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ कुछ है लाइक टर्म, इनमें है लाइक टर्म है, ए क्यूब आ गया, ए क्यूब इसको लिख लो, ठीक है। उसका ये माइनस बी क्यूब है ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस बी क्यूब, ब्रैकेट्स भी मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और सिंप्लीफाई भी दे रहा हूँ, माइनस आ गया ए क्यूब और माइनस माइनस प्लस बी क्यूब आ गया। अब ये ए स्केयर और ये देखो ए स्केयर, ये दोनों ए स्केयर वाली टर्म है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों सेम है। तो माइनस 2a स्केयर बी में से ए स्केयर बी जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस ए स्केयर बी, यानी 2 है ये 1 है, तो 1 टर्म बच जाएगी ये वाली, क्योंकि माइनस की बचेगी बाहर माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी स्केयर, ये 2ab स्केयर, दोनों सेम टर्म है,
दोनों माइनस की हैं, ये 3 टाइम हो जाएंगी, 3 टाइम होएंगी माइनस की, लेकिन बाहर से माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो इट इज़ प्लस 3 टाइम ए बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब देखो x के नीचे ऐसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर सर ये तो ए क्यूब कट गया, अरे वाह कैंसिल हो गया, ये जाने दो इसको, ठीक है, सॉरी ये b काट दिया मैंने, ए क्यूब के साथ ए क्यूब, ठीक है, और बी क्यूब बाई ट्वाइस हो गया, ट्वाइस बी क्यूब, ठीक है बेटा, ट्वाइस बी क्यूब। उसके बाद देखो और कोई टर्म लाइक सर ए बी स्क्वायर है, सर ये भी ए बी स्क्वायर है, सर 4 टाइम हो गया, लिख लो इसको 4 टाइम ए बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी, सर ये भी ए स्क्वायर बी है, तो सर ये कितना हो गया सर जी 2 टाइम हो गया ये ए स्क्वायर बी, तो सारी टर्म हो गई कंज्यूम। बी क्यूब को मैंने लिख लिया, बी क्यूब को लिख लिया, दोनों बी क्यूब आ गए, ए बी स्क्वायर भी लिख लिए, ए बी स्क्वायर भी लिख लिए, और ये दोनों भी, तो सारी टर्म कंज्यूम हो गई। अब इसमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ सर, तीनों में एक तो 2 कॉमन है और एक तो b कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सर, यहाँ पर बी स्क्वायर बच गया, यहाँ से सर आपने 2 ले लिया तो यहाँ 2 बचा, b ले लिया, यहाँ पर ए बी बचा, सर यहाँ से आपने 2 ले लिया और एक b ले लिया, तो यहाँ पर खाली ए स्क्वायर बचा। अब नोटिस करो यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी बन गई, तो क्या लिखोगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई ये x के नीचे देखो सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो, ये आपको परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई चिंता नहीं करनी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आराम से करनी, माइनस प्लस की गलती नहीं लगनी चाहिए। ये हो गया x। अब ये जो y के डिवाइड में आ रहा है ना, यहाँ पर y के डिवाइड में, ये तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपने करना है क्रॉस, लेकिन 1 वाला मैं यहाँ करता हूँ ताकि x तो आपको निकाल के दिखा दूँ, y वाला सिमिलर ही निकलेगा। तो जो -1 के डिवाइड में ना, वो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप अपना आराम से फेयर वर्क करें। देखो यहाँ पर ये जो a माइनस बी है और जो a प्लस बी, ये होंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी बन गई ना a माइनस और a प्लस बी की, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्योंकि बीच में माइनस भी होता है फॉर्मूले का, तीनों टर्म माइनस लिख दो। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ठीक है, ये तीनों टर्म प्लस की थी, लेकिन जो माइनस होता है ना फॉर्मूले का बीच में, उसकी वजह से तीनों माइनस की होगी। अब देखो यहाँ हुआ सिंप्लीफिकेशन, यस सर, ये कैंसिल हो गया सर, और यहाँ पर आ गया सर -2b स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया सर -2ab। अब इनमें कुछ कॉमन है, कॉमन है, यस सर कॉमन है सर, एक तो -2 कॉमन है और साथ में सर b कॉमन है, तो माइनस भी कॉमन ले लिया, b भी -2 भी कॉमन ले लिया, b भी कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा सर, एक तो b बचा सर, -2 भी आपने ले लिया सर, प्लस a बचा। भाई देखो अब ये माइनस माइनस, तो ये आपका एक टर्म बन गया, जो लास्ट थी ना बिना एक्स वाई वाली कांस्टेंट वाली, तो उसको ऐसा कर लिया। अब इसको आपने लेना उसके इक्वल, जो एक्स वाली टर्म थी ना ये, ताकि मैं एक्स निकाल के दिखा दूँ। तो ये जो एक्स वाली टर्म है 2b a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लेना है 1/2b कॉमन, और यहाँ a प्लस बी बना हुआ है, तो यहाँ पर जब आप x फाइंड करेंगे तो भाई ये 2b a प्लस बी का होल स्क्वायर चला गया 1 के पास, तो डिवाइड में है 2b a प्लस बी। अब देखो यहाँ हुआ कुछ कैंसिल, जैस 2b कैंसिल हो गया, a प्लस बी एक फैक्टर उड़ गया, तो क्या बचा a प्लस बी। देखो x की वैल्यू आ गई, कितनी मेहनत की हमने, कितना सिंप्लीफाई किया, तो फिर जाके हमें x मिला। लेंथी है नो डाउट, बट बहुत ईजी है, बस मिस्टेक नहीं होना चाहिए माइनस प्लस का। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस पार्ट को आपने कैलकुलेट करना है, जो भी इसके डिनोमिनेटर में बनेगा उसको आपने इसके इक्वल लेना है, ये जो हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, इसके इक्वल लेना, तो वहाँ से आपको y मिलेगा। ओके डियर, नाउ द नेक्स्ट इज 5th पार्ट। ये भी बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा यार इतने बड़े बड़े नंबर आ गए, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगा, इतने बड़े बड़े नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन भी लगाओगे तब भी आपका ये बहुत लेंथी चला जाएगा। लेकिन इसमें आपको टेक्निक लगानी है। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोफिशिएंट है, ये इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोफिशिएंट। उसका क्या मतलब हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में जो x और y के कोफिशिएंट है ना, डिवाइड में वही कोफिशिएंट लिखे होते हैं बट इंटरचेंज होंगे। इंटरचेंज बोले तो x का जो कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है सेकंड में वो y का बन जाता है, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है सेकंड में वो x का हो जाता है। कॉन्स्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता,
ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोफिशिएंट। कहीं अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस टाइप में ऐसा दिख रहा है, आप ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यार ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा है, तो उसका बेस्ट टेक्निक है इसको सॉल्व करने का, इनको दोनों को एक बार ऐड कर दो तो एक छोटा सा इक्वेशन मिलेगा आपको, और इन्हीं दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर एक नया छोटा सा इक्वेशन बनेगा, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस से डायरेक्ट मत करना, इसको डायरेक्ट मत करना, लेंथी चला जाएगा, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। तो आपने क्या करना है, इनकी नंबरिंग दे दी आपने 1 और 2, तो इनको कर दो एक बार ऐड। जब दोनों को ऐड कर रहे हो तो भाई साहब ये तो आ जाएगा हमारे पास 8 में से 6, 8 में से 2 6, 7 में से 5 2 और 3 2, -2 2 6x। ठीक है, अब इनको सेम ही नंबर है, अपोजिट साइन है, तो वही बैठेगा 2 2 6। तो आगे देखो सेम सेम आ रहा है, तो यहाँ भी कुछ राइट साइड में भी नंबर बन जाएगा। तो 604 और 74 दोनों माइनस के हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड होके बन जाएगा हमारे पास 680। ओके डियर, 680 आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 680 नहीं, सॉरी 78 678 राइट। अब क्या करेंगे, अब बड़ा ही आसान है, देखो 2 2 6 दोनों में बना हुआ था, ये कॉमन ले लिया पीछे x + y, तो यहाँ है 678। अब शायद ये नंबर पूरा इसको काटेगा, बताओ आप, काट रहा है ये इसको नंबर पूरा, जल्दी बताओ। सर माइनस माइनस कट गया, 3 से ट्राई करें इसको, 3 से, हाँ भाई 3 से कटेगा ये, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप करके देख लो, 2 2 6 × 3, 6 3 18 सर 1, 3 2 6 6 and 1 7, 3 2 6, दैट्स ऑल 678। तो 3 से कैंसिल, देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई, x + y = 3। क्या है ये, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोफिशिएंट है, तो x + y आपका 3 आ गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो आपने इनको वापस लिखना है और क्या बोलना है कि हम इनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करने से इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ, ये दोनों टर्म प्लस की होगी, तो इनको प्लस कर दे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सर 8 and 2, सर 0 10 1 7 5 12 12 and 1 3 3 and 1 4 4 and 1 5 530 आया। दूसरे वाले का 530 आएगा, वो माइनस का आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया, 74 हो गया माइनस का, यानी अपोजिट अब इनको माइनस करना पड़ेगा। 604 में से 74 आपको माइनस करना पड़ेगा। सर ये 0 आ गया, सर यहाँ पे सर 3 आ गया, 5, अरे इसका 530 आ गया और ये प्लस का 530 आ गया। अब देखो सारे 530 हैं, 530 कॉमन लो और ये भाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा, दैट्स ऑल। नाउ कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशन 1 and 2? ऑफ कोर्स, या दोनों को ऐड करो, x निकल जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, y आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोफिशिएंट में हमेशा ये टेक्निक लगाना, बड़ा ही सिंपल वे में ये सॉल्व हो जाता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस नहीं लगाना इसको। ठीक है बेटा, तो ये था 7th। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, 8th क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग और सबसे सिंपल। एक तो ऊपर वाला था ट्राइंगल था क्वाड्रिलेटर, ये भी बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो इसमें क्या रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जो सर्कल के अंदर बना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है यार, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और दूसरी बार आपको लिखना है एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180। ओके, तो पहले एक लाइन लिख लेना, एज वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180, ये लाइन लिख लेना पहले। ठीक है, now you can see in the diagram what is the value of angle A. You can see, sir, angle A is 4y plus 20, and what is value of angle C? Sir, it is -4x equal to 180। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सर -4x पहले आ गया, सर फिर 4y आ गया, सर 180 उस तरफ 20 चला गया, तो यू कैन से इट इज़ -4x प्लस 4y, 180 में से 20 चला गया, सर 160, सर 4 कॉमन, तो इट इज़ x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 160। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, तो माइनस एक्स प्लस वाई कितना बैठेगा, ये 4 और 160 आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ 40 आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ए और सी का जो वैल्यू है वो डालो, सिंप्लीफाई करो, आपको एक सिंपल सी इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से बी और डी का भी इक्वेशन आपने बना लेना है। बना लोगे बेटा, बिल्कुल बना लेना। ठीक है, ये b का वैल्यू और ये d का वैल्यू दोनों को प्लस करना, 180
एक्स और वाई में एक सिंपल सी इक्वेशन आएगी, और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है, तो चारों एंगल्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। ओके डियर, तो ये थे बच्चे ऑप्शनल एक्सरसाइज। काफ़ी लेंथी लेक्चर है, बट सभी क्वेश्चंस हमने इसमें कर दिए, तो आप अपनी नोटबुक पे इनको फेयर कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।